जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब तक का जो हमारा चर्चा थी वो भाषा, हिंदी भाषा, इसके अलावा लिपि पर हुई। आज जो हमारी बात होगी वो होगी भाषा परिवार। यानी पूरे विश्व में कितनी भाषा बोली जाती हैं, इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि 2796 के आसपास भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व भर में, केवल भारत में नहीं। और कुछ कहते हैं लगभग 3000। तो हम एक सर्वमान्य मत लिख लेते हैं कि सर्वमान्य मत यह है कि पूरे विश्व में, नोट कर लो, 2796 से लेकर के 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। एक सर्वमान्य मत क्या कहता है कि कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में। एग्जाम में बहुतायत तौर पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि पूरे विश्व भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन आता है वो आता है लगभग में, यानी लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ये जो 3000 भाषाएं हैं ये किस किस तरह से डिवाइड होती हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लिया है। यानी भाषा परिवारों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर करते हैं। यहाँ पे लिखे लेते हैं भाषा परिवार। तो जो ये भाषा परिवार है इनका वर्गीकरण हमने कितने आधारों पर किया, हमने से मतलब भाषा विद्वानों ने दो आधारों पर। एक वर्गीकरण किया उन्होंने आकृति मूलक, आकृति मूलक, आकृति मूलक वर्गीकरण। और दूसरा वर्गीकरण जो उन्होंने किया वो किया पारिवारिक वर्गीकरण या परिवार मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक जो वर्गीकरण था उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये है जो हमारी भाषा होती है उस भाषा की शब्द रचना कैसी है, उस भाषा की वाक्य रचना कैसी है, इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया भाषा विद्वानों ने। और जो परिवार मूलक वर्गीकरण था ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर था। भौगोलिक क्षेत्र से मतलब समझते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हम बात कर लेते हैं कि आकृति मूलक परिवारों में, यानी सबसे पहले लिख लेते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं। या सबसे पहले आप लिखिए कि आकृति मूलक परिवारों का आधार क्या था, किसका आधार, कि हमने ये किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया, किसका, कि भाषा, कोई भी भाषा परिवार कैसा हो सकता है, आकृति मूलक भी हो सकता है। तो इसका आधार था वाक्य रचना, या आप जिसे कह सकते हो रूप रचना। अब अगर बात करें कि जो पारिवारिक मूलक यानी कि जो भौगोलिक परिदृश्य से हमने जो बात करी कि उसका आधार क्या था, तो इसका आधार था अर्थ तत्व। यानी कोई भी भाषा परिवार उस जिसकी वाक्य रचना कैसी है वो किस में जाएगा, आकृति मूलक में। लेकिन अर्थ तत्व के आधार पर कैसा जा रहा है तो वो किस में जाएगा, भौगोलिक परिदृश्य की जो हम बात करेंगे वो किस में करेंगे, परिवार मूलक में। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी कि ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम, सबसे ज्यादा जो नाम पूछे जाते हैं वो आकृति मूलक के पूछे जाते हैं। तो आकृति मूलक जो परिवार है इसको रचनात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, व्याकरणिक वर्गीकरण भी कहते हैं। रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, यह इसका एक और महत्वपूर्ण नाम है वाक्यात्मक या पदात्मक वर्गीकरण। वाक्यात्मक या पदात्मक, पदात्मक का मतलब समझते हो, पदात्मक वर्गीकरण, या पदात्मक की जगह हम कह सकते हैं पदाश्रित, पदाश्रित वर्गीकरण। एक मिनट मैं लिख दूं, वाक्य समझ में आ गया, वाक्य किसे कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो है तुम्हारा पदात्मक, पद किसे कहते हैं। देखो पद का मतलब समझ लो, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लेती हूं, मैंने एक शब्द लिया कमल,
ठीक है। कमल का मतलब क्या है? अब जब मैंने सिर्फ कमल लिखा तो ये क्या हुआ? केवल शब्द है, और शब्द से हमें कमल का क्या इस बात का बोध हो रहा है कि भाई एक फूल का नाम है। या बहुत ज्यादा हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि किसी लड़के का नाम होगा, किसी बच्चे का नाम होगा। लेकिन अब अगर मैं इसको कह दूं कमल मेरा भाई है, या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से और कर रही हूं, यानी मैंने शब्द वही पकड़ना है, कौन सा? कमल। सीता का भाई कमल है। देखो हमारे पास शब्द क्या था? कमल। यहां भी हमें कमल मिला और यहां भी हमें कमल ही मिला। जब ये सिर्फ अकेला था तो सिर्फ शब्द था, लेकिन यहां आते ये शब्द के साथ साथ क्या कर्ता हुआ? बिल्कुल हुआ। यहां आते ये कर्म हुआ? बिल्कुल हुआ। यानी जब कोई भी शब्द अपनी प्रकृति को बदल देता है, प्रत्यय कारक चिन्ह आदि व्याकरणिक नियमों में जुड़ जाता है, तो वही शब्द क्या बन जाता है? वही शब्द हमारा क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो मैंने जो आपको बताया, यानी जो हमने ये बात करी आकृति मूलक परिवार, तो आकृति मूलक परिवार का जो मुख्य आधारित क्या था? वाक्य रचना या रूप रचना। अब जहां हम वाक्य रचना कर रहे होते हैं तो उस वाक्य रचना में बहुत सारे, जैसे हमने शब्द पढ़ा, शब्द हम आगे इसमें भी पढ़ेंगे, ये शब्द वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के बाद हम शब्द पढ़ते हैं। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य। लेकिन वाक्य में शब्दों के साथ साथ और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी जब कोई शब्द वाक्य में जुड़ता है तो क्या हो जाता है? पद बन जाता है। तो आकृति मूलक भाषा का जो आधार था, यानी जिस आधार पर भाषा परिवार से मतलब है कि जिन भाषाओं की वाक्य रचना रूप रचना लगभग समान थी, उनको हमने आकृति मूलक में रखा, उन सभी भाषाओं को। अब उसमें क्या है? उसके हमने अन्य नाम क्या दिए? रचनात्मकता के आधार पर, व्याकरणिक के आधार पर। भाई पदों का जब हम कर रहे हैं तो व्याकरण पर डिपेंडेंट हो गई, या इसको हम कह सकते हैं वाक्यात्मक वर्गीकरण, इसको हम कह देते हैं पदात्मक वर्गीकरण। अब मान लो उसमें पदात्मक नहीं देना है, उसको दे देना पदाश्रित। तो पदाश्रित यानी पद पर आश्रित, तो पद पर तो वैसे भी वाक्य आश्रित है, यानी इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं ये पता चल गया। अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट है? अब इसकी बात कर लें कि जो परिवार मूलक हैं उसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके अन्य नामों के लिए चलिए यही वाला पहन लेते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसके अन्य नाम हो सकता है एक तो वंशात्मक वर्गीकरण, वंशात्मक वर्गीकरण। भाई सिंपल सी बात है, हमने जब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बात करी तो वंशात्मकता की बात तो आ ही जाएगी। वंशात्मक वर्गीकरण, या दूसरा नाम इसका है वंशानुक्रमिक भी हो सकता है, उसको लिखने की वैसे आवश्यकता है नहीं, या फिर लिख लीजिए वंशानुक्रमिक या कुलात्मक, बात वही है लगभग। कुलात्मक वर्गीकरण, या फिर आप इसे कह सकते हो ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण। देखो लिख लिया? अब समझ लें, जब इसकी बात करी पारिवारिक मूलक की तो पहले बताया कि भौगोलिक परिदृश्य से बात हुई। अब जब भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, यानी भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसी भाषाएं, जिस आधार पर से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में से अगर हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, हाँ या ना? तो भौगोलिक परिदृश्य में जहां हमें लगा कि ये भाषाएं लगभग समान है, तो वो वंशानुक्रमिक थी या कुलात्मक थी या वंशानुगत भी कह सकते हो, वंशात्मक भी कह सकते हो, या ऐतिहासिक भी कह सकते हो। यानी मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि भाषा परिवार में ऐतिहासिक भाषा परिवार किसके अंतर्गत आता है, तो वो पारिवारिक मूलक भाषा के अंतर्गत आता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसमें बस इतना ही समझने वाली चीज थी। एक जो मुख्य बात है वो ये है, यहाँ से प्रश्न मैंने कहा ना सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आकृति मूलक से, तो आकृति मूलक में एक इंपोर्टेंट पॉइंट और लिख लो कि भाई ये जो वर्गीकरण था, कौन सा वर्गीकरण? आकृति मूलक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को सबसे पहले किसने किया? तो थे प्रोफेसर स्लेगल। प्रोफेसर स्लेगल थे जिन्होंने आकृति मूलक भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया। चाहो तो कोष्टक में लिख लो प्रथम वर्गीकरण, ऐसे लिखिए सर्वप्रथम वर्गीकरण।
नोट कर लिया? जो लोग ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। चलो, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 2796 से लेकर के 3000 तक। यानी अगर एग्जामिनर पूछता है तो बहुत आया तौर में वो लगभग में देता है, और लगभग का मतलब है 3000। यानी पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन भाषाओं को हमने भाषा परिवारों में डिवाइड किया। हमने से मतलब भाषा विज्ञानियों ने, और 2 तरह के भाषा परिवार लिए। कौन कौन से? आकृति मूलक, परिवार मूलक। आकृति मूलक का आधार क्या था? वाक्य रचना या रूप रचना। पारिवारिक मूलक का अधिकार क्या था? अर्थ तत्व, यानी अर्थ के आधार पर। जिस अन्य नामों में रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदावली या पदाश्रित किसके नाम है? आकृति मूलक के। वंशानुक्रम, वंशानुक्रमित, वंशात्मक, कुलात्मक, ऐतिहासिक, ये किसके नाम है? पारिवारिक मूलक के। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आकृति मूलक का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया? प्रोफेसर सेलगल ने। सबसे इंपोर्टेंट नाम है, तो इसको याद कर लेना। अब इन भाषा परिवारों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आकृति मूलक, यानी जहां से प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकृति मूलक भाषा परिवारों की। उसके बाद बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य या पारिवारिक मूलक भाषा परिवारों की। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, आकृति मूलक भाषा परिवार, भाषा परिवार का वर्गीकरण। तो जो आकृति मूलक भाषा परिवार थे उनका वर्गीकरण जो किया गया वो 2 आधारों पर हुआ। यानी यहां पर हम लेते हैं भाषा परिवार का किस आधार पर, कितने आधारों पर हुआ? 2 आधारों पर। सबसे पहले आता है अयोगात्मक, अयोगात्मक, और दूसरा है योगात्मक। देखो मैं हमेशा कहती हूँ चीजों को समझ के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, रटकर पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। और भाषा विज्ञान यानी व्याकरण और काव्य शास्त्र, यानी जिसमें आप रस छंद अलंकार वगैरह पढ़ते हो, ये समझने का टॉपिक है, रटने का बिल्कुल नहीं है। शब्द से समझो। योग में आप उपसर्ग लगा हुआ है, यानी अयोग यानी जो जुड़ नहीं रहा है। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ने के सेंस में। और योगात्मक यानी जिसमें चीजें जुड़ी हुई हैं, यानी ऐसा भाषा परिवार जिसमें भाषा की प्रकृति, प्रत्यय और बहुत सारे व्याकरण के नियम जुड़े हुए होंगे, वो किस में जाएंगे? आपके योगात्मक में। और जो स्वतंत्र है, जिसमें प्रत्यय, प्रकृति वगैरह एक दूसरे से आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, वो किस में जाएंगे? अयोगात्मक में। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अयोगात्मक भाषा परिवार जो होते हैं, इसके जो अन्य नाम हैं, इसके अन्य नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए अन्य नाम। अन्य नाम में सबसे पहले लिखो एकाक्षरी। इसी बार टीजीटी में पूछा था कि निम्न में से एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है। उसने अयोगात्मक शब्द को ना देकर के किस शब्द को महत्व दिया? एकाक्षरी को। तो एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है? या इसका एक और नाम है स्वतंत्र स्थान भी कह सकते हैं इसको, स्वतंत्र स्थान भाषा। और इसमें जो एग्जाम में जो ऑप्शंस था, यानी एकाक्षरी भाषा परिवार में, उसका जो सही आंसर था वो था चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती परिवार। इसके अलावा इसमें आते हैं बर्मी परिवार आता है, बर्मी भाषा परिवार। इसके अलावा इसमें जो आता है वो आता है सुदामी। अयोगात्मक भाषा परिवार कौन से होते हैं? वे भाषा परिवार जिनमें क्या नहीं होता, जिनमें ना तो अर्थ तत्व की निवृत्ति हो, यानी अर्थ तत्व भी ना हो, किससे संबंध ना हो? अर्थ तत्व या प्रत्यय या भाषा प्रकृति, इनसे क्या नहीं होता? संबंध नहीं होता। इनमें आपस में जब संबंध नहीं है तो वो किस में जाएंगे?
अयोगात्मक भाषा, शब्द से ही पता चल रहा है जो अयोग है, जो एकदम भिन्न है, जिसमें अर्थ तत्व सम्मिलित नहीं है, स्वतंत्र, उसका सब कुछ स्वतंत्र है, इसलिए इसे स्वतंत्र स्थान भाषा भी कहते हैं। एग्जामिनर अक्सर किस शब्द को ले लेता है? एकाक्षरी शब्द को। यानी एकाक्षरी भाषा परिवार कौन से हैं? जो टीजीटी में पूछा गया था उसमें ऑप्शन था चीनी तिब्बती परिवार। ये चीनी परिवार कई बार अलग भी भाषा परिवार के रूप में से समान पढ़ लेते हैं। कितनी सी बात समझ में आ गई? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले एकाक्षरी भाषा परिवार किसे कहते हैं, तो जो अयोगात्मक भाषा परिवार है उसे कहते हैं, या एकाक्षरी भाषा परिवार या अयोगात्मक भाषा परिवार वे भाषा परिवार होते हैं जहां अर्थ तत्व प्रकृति प्रत्यय आपस में एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगात्मक भाषा परिवार या एकाक्षरी भाषा परिवार। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं योगात्मक, यानी योगात्मक भाषा परिवारों को 3 आधारों पर डिवाइड किया जाता है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 3 भागों में। एक काम करते हैं, इसका रे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा, इसे अगले पेज पर बनाते हैं। किसको हम आगे पेज पर पढ़ रहे हैं? योगात्मक भाषा को। योगात्मक भाषा परिवार ये कितने भागों में डिवाइडेड है? 3 भागों में। सबसे पहले इसमें आते हैं अश्लिष्ट भाषा परिवार। दूसरे होते हैं श्लिष्ट भाषा परिवार, और तीसरे होते हैं प्रश्लिष्ट। और इनमें भी अगर अश्लिष्ट की बात की जाए, यानी अश्लिष्ट कहां पर है, तो अश्लिष्ट में क्या होता है? प्रत्यय प्रधान होता है। यानी प्रधानता किसकी है? प्रत्यय की। प्रत्यय आप लोग समझते हैं, यानी प्रत्यय प्रधान। और अगर श्लिष्ट की बात की जाए, श्लिष्ट क्या होता है? इसमें प्रत्यय घनिष्ठता से जुड़ा होता है, प्रधान नहीं है, घनिष्ठता से जुड़ा है, यानी प्रत्यय की घनिष्ठता। और ये क्या होता है? ये होता है आपका समास प्रधान। अश्लिष्ट में क्या है? प्रत्यय प्रधान है। श्लिष्ट में क्या है? प्रत्यय की घनिष्ठता है, प्रधान नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्लिष्ट में क्या है? प्रश्लिष्ट जो है उसमें समास की प्रधानता है। अब बात करते हैं, इनके भी भेद होते हैं। जो प्रत्यय प्रधान है ये 4 भागों में डिवाइडेड है। हम पूरे विश्व की भाषा परिवार पढ़ रहे हैं तो डीपली तो होगा ही। और देखो, मेरा मानना है कि आप एक बार पढ़ो पर ठीक से पढ़ो, जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ये पूर्व योगात्मक। दूसरे नंबर पर आता है मध्य योगात्मक। मध्य योगात्मक। तीसरा इसमें होता है अंत योगात्मक। अंत योगात्मक। और चौथा होता है पूर्वांत। पूर्वांत योगात्मक। अब देखो, मैं वही कह रही हूं कि अगर रटोगे तो दिक्कत होगी। 1 मिनट समझो तब लिखना। प्रधानता किसकी है? प्रत्यय की। अब प्रत्यय कब जुड़ जाए? पहले तो कैसा हो जाएगा? पूर्व योगात्मक। प्रत्यय अगर बीच में जुड़ जाए तो कैसा होगा? मध्य योगात्मक। अगर प्रत्यय पीछे जुड़े तो कैसा होगा? अंत योगात्मक। प्रत्यय पूर्व प्लस अंत, पूर्वांत कब बना? पूर्वधन अंत से बना, हाँ या ना भाई? अगर आप इसमें संधि ढूंढने का प्रयास क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्व धन अंत। तो ये आने इसको मत पूर्वांत, यानी प्रत्यय पहले भी जुड़ सकता है और बाद में भी जुड़ सकता है। कंफ्यूज मत होना। क्या आप ये सोचो हमने तो ये पढ़ा है कि प्रत्यय पीछे ही पढ़ते हैं, जुड़ते हैं और उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। वो हमारी भाषा की विशेषता है। इस समय हम पूरे विश्व की भाषा परिवारों में पढ़ रहे हैं। तो विश्व में बहुत सारी भाषाएं जिसमें प्रत्यय पहले जुड़ते हैं, बहुत सी भाषाओं में बीच में भी जुड़ते हैं, बहुत सी भाषाओं में अंत में भी जुड़ते हैं। जैसे हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी में कहाँ जुड़ता है प्रत्यय?
पीछे, और कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनमें पहले भी जुड़ जाता है और अंत में भी जुड़ जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल सरल चीज है भाई। प्रत्यय पहले जुड़े पूर्व योगात्मक, मध्य में जुड़े मध्य योगात्मक, अंत में जुड़ जाए अंत योगात्मक, और पूर्व या मध्य दोनों में से कहीं भी जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा आपका पूर्वांत योगात्मक। लेकिन अब इसके उदाहरण लिख लो कि भाई इसमें उदाहरण से मतलब कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं। देखो पूर्व योगांत में तो आती है तुर्की। ब्लू कलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ग्रीन पे ब्लू कम दिख रहा है। चलिए दूसरा कलर व्हाइट ही ले लेते हैं, व्हाइट सबसे बेस्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से पूर्व योगांत भाषा का उदाहरण कौन सा, यानी कौन सी भाषा पूर्व योगांत है, तो वो कौन सी है? तुर्की। अब बात करें मध्य योगांत की कौन सी है, तो मध्य योगांत में आपकी जाती हैं काफिर, इसके अलावा आपकी आती है जुलू, इसके अलावा आपकी जो आती है जो हमारे यहाँ भी बोली जाती है संथाली। संथाली। अब बात करते हैं कि अंत योगात्मक कौन सी भाषा है, तो अंत योगात्मक है कन्नड़। और बात करें कि पूर्व और अंत, पूर्व और अंत का मतलब क्या है, पूर्व में जुड़ जाए चाहे अंत में जुड़ जाए, तो वो एक भाषा का नाम है मफोर। तो मफोर जो भाषा है वो कैसी है? पूर्वांत, यानी इसके पूर्व में भी प्रत्यय जुड़ सकता है अंत में भी। पहले जुड़ता है भाई तुर्की में, अंत में जुड़ता है काफिर जुलू संथाली में। संथाली को तो अभी कुछ टाइम पहले क्या किया गया है, अपने यहाँ 8वीं सूची में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 2003 में, 92वां संविधान संशोधन था 92। अंत्योगात्मक कौन सी है? कन्नड़। पूर्व और अंत्योगात्मक यानी पहले भी जुड़ सकता है अंत में जुड़ सकता है, वो कौन सी है? मफोर। इतनी सी बात समझ में आ गई, इतना आपने नोट कर लिया। चलो तो अब आगे बात कर लें। अब किसकी बात करनी है? प्रत्यय की घनिष्ठता। तो प्रत्यय की घनिष्ठता को पहले हम दो आधारों पर डिवाइड करते हैं और इसको प्रयास करेंगे इस पूरे रे डायग्राम को इसी में समेटने की। चलिए, प्रत्यय की घनिष्ठता में दो आधारों पर हम डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, और दूसरी होती हैं बहिर्मुखी। और अगर इन दोनों को भी हम फिर से डिवाइड कर लें, चलो इसमें येलो लेते हैं, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के दो भेद बनते हैं। एक होता है वियोगात्मक, ये येलो तो नजर आ रहा है ना, और दूसरा होता है संयोगात्मक। और बहिर्मुखी के भी सेम दो भेद हो जाते हैं एज इट इज एज इसी की तरीके से। और कौन कौन से? वियोगात्मक और संयोगात्मक। अब संयोग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मतलब समझ लो पहले, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा पहले लिखना शुरू कर दिया, समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्जन। और बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्जन। इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। अब अंतर्मुखी क्या होते हैं? ऐसे शब्द, ऐसी भाषा जिसमें प्रत्यय क्या हो, उसके अंदर घुल मिल जाए, अंदर घुल मिल जाए, मध्य में आ जाए। अंतर का मतलब क्या हो गया? अंदर। अंतः प्लस मुखी, यानी जिसके अंदर प्रकृति बीच में कोई शब्द है उसके बीच में प्रत्यय आ जाए। मैंने क्या कहा? प्रत्यय की घनिष्ठता होती है, तो जिसके बीच में आ जाए वो क्या है? अंतर्मुखी। जिसके बाद में जुड़े बहिर्मुखी, यानी पहले भी जुड़ सकता है बाद में भी जुड़ सकता है, सामान्यतः बाद में जुड़े, वो कौन सा होगा? बहिर्मुखी। अब इन दोनों के भेद कौन कौन से होते हैं? वियोगात्मक और संयोगात्मक। देखो वियोगात्मक और संयोगात्मक का भाषा के संदर्भ में अंतर समझ लो। संयोग का मतलब होता है जुड़ा होना और वियोग का मतलब होता है अलग होना। भाषा के संबंध में अगर प्रत्यय की बात करें तो ऐसी भाषा जिनमें हम प्रत्यय को सहजता से अलग कर सकें,
सहजता से, मतलब शब्द पर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े, वो तो होती हैं वियोगात्मक। और जिनमें हमें उनको अलग करने से पहले ऐसा लगे कि शब्द पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और उसको अलग करना भी अलग है, तो वो होती हैं संयोगात्मक भाषा। जैसे हम अपनी भाषा के सेंस में समझें तो हमने अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी में हम आईएनजी नाम का प्रत्यय लगाते हैं। मैंने रीड में लगाया आईएनजी, तो मैं उस प्रत्यय को सहजता से हटा लूंगी कि नहीं हटा लूंगी? हटा लूंगी। और रीड पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो वो किस में जाएगी? वियोगात्मक में। यानी शब्द को और प्रत्यय को सहजता से अलग कर दिया जाए, वो कौन सी होती है? वियोगात्मक। अब चाहे वो प्रत्यय अगर बाद में लग रहा है तो होगा बहिर्मुखी, क्योंकि वो बाहर से जुड़ रहा है, और शब्द के बीच में लग रहा है तो कौन सा होगा? अंतर्मुखी। अब ऐसी भाषा जिसके बीच में लगा हो और उसको अलग करना भी आसान हो जाए, तो वो कौन सी हो जाती है? वियोगात्मक अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषाएं। इतनी सी बात समझ में आ रही है? ऐसी भाषाएं इसके बीच में तो लगा है लेकिन उसको हटाना सहज नहीं है। जैसे संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उनको अगर हमने हटाया तो शब्द ही, उसको पहले तो हटाना संभव नहीं है। जैसे हमने एक शब्द लिया व्याकरण, अगर उसमें से अन प्रत्यय जोड़ा, अन हटाया तो अर्थ तो निकलेगा नहीं, जबकि उसमें डा है। यानी कि संयोगात्मक भाषा में कहते हैं प्रत्यय को हटाना इतना सहज आसान नहीं होता है। जिन भाषाओं में प्रत्यय को निकालना सहज हो, वियोगात्मक। जिन भाषाओं में प्रत्यय को हटाना सहज ना हो, संयोगात्मक। इतनी सी वियोग का मतलब ये हट गए भी, अलग हो गए। जिनमें आसानी से अलग हो जाए, वियोगात्मक। जिनमें आसानी से अलग ना हो, वियोगात्मक। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो अंतर्मुखी में वियोगात्मक में जो भाषा आती है वो आती है आपकी हिब्रू। हिब्रू। और संयोगात्मक की जो भाषा है वो है आपकी अरबी। अब अगर बात करूं बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी में वियोगात्मक में जो भाषाएं आती हैं उसमें हमारी सबसे पहले तो हम अपनी भाषा की बात कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आती है हिंदी, उसके बाद आती है अंग्रेजी, उसके बाद आपकी आती है बंगला, बांग्ला। और अगर संयोगात्मक की बात करें तो संयोगात्मक में हमारी भाषा आती है संस्कृत। इसको शॉर्ट करने का प्रयास करूं, आज तो हुई, कल तो पॉसिबल हो रहा था। थोड़ा छोटा हो जाइए तो उसका भी भेद मैं इसी पेज पे कर दूं। होता तो ऐसे ही है, लेकिन आज इस तरीके से चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो आप लोग इतना लिखो, इसके बाद में जो आपकी रहेगी प्रश्लिष्ट भाषा उसको बाद में पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या प्रदान होता है? समास। और समास में भी क्या होगा? दो तरीके। इसके भी कितने भेद होंगे? दो। एक पूर्ण प्रश्लिष्ट होता है और दूसरा आंशिक होता है। तो वैसे तो छोटा ही है, यही लिखे लेते हैं। चलिए, इसके कितने भेद होते हैं? दो। एक आपका आएगा पूर्णतः, या जैसे आप कह सकते हो पूर्णतः प्रश्लिष्ट भाषा, और दूसरा है आपका आंशिक। शब्द से ही पता चल रहा है, हाँ या ना भाई? जिस भाषा में समास
की प्रधानता पूर्णतः हो, वही क्या होती है? पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा। और जिस भाषा में समास की आंशिक प्रधानता हो, यानी और भी चीजें गौण रूप से कार्य कर रही हो, वो क्या होता है आपका? आंशिक। और इसमें जो पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा है, इसमें आपकी आती है, मैं व्हाइट कलर से लिख रही हूँ जिससे कि दिक्कत ना आए आपको समझने में, चेरोफी। चेरोफी नाम की जो भाषा है वो किसका उदाहरण है? पूर्ण प्रश्लिष्ट का। और आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा का उदाहरण है वास्क। बास्क लिखिए फटाफट से। पेन के कलर से एहसास हो रहा होगा। संश्लिष्ट भाषा प्रत्यय प्रधान, अश्लिष्ट भाषा में प्रत्यय प्रधान, शिश्लिष्ट में प्रत्यय की घनिष्ठता, और प्रश्लिष्ट में ये देखो सबसे ज्यादा होली इसी ने खेली है। कितने दिनों बाद क्लास में वापस हुआ। जो अश्लिष्ट है वो 4 भागों में बंटती है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्णांत योगात्मक। कितनी सी बात क्लियर है? प्रत्येक जो श्लिष्ट भाषा परिवार हैं वो 2 हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। और जो प्रश्लिष्ट हैं वो भी 2 हैं, पूर्णतः प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्णतः प्रश्लिष्ट का मतलब क्या है? जिसमें समास पूरी तरह प्रधान हो। और आंशिक रूप से कौन सा है? बास्क। कितनी सी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? अब बताओ यहां तक कोई समस्या? चलो, तो अभी तक जो हमारी बात थी वो किसकी बात थी? आकृति मूलक की। अब किस भाषा परिवार की हम बात करेंगे? भाई पारिवारिक मूलक रह गया, जिसे हम भौगोलिक परिदृश्य में भी कह सकते हैं। तो लिखो, पारिवारिक वर्गीकरण। और इसको कैसे कह सकते हैं? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ये आप कह लो भौगोलिक वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण किसका हो रहा है? भाषा परिवारों का। और ये 4 हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है आपका यूरेशिया। यूरेशिया। इसी यूरेशिया को एक और नाम से जान सकते हैं, यानी यूरोप। नाम क्या, बस उसको मिला दिया है और ये अलग है, यूरोप एशिया। और जो दूसरा भाषा परिवार है वो है अफ्रीका भूखंड। बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है क्या कि भौगोलिक परिदृश्य से हम बात कर रहे हैं। और दूसरा है प्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागरीय भूखंड। और जो तीसरा है वो है अफ्रीका भूखंड। तीसरा मतलब सॉरी चौथा, सॉरी अमेरिका, अफ्रीका तो हो गया, अमेरिका भूखंड। जो आपका यूरेशिया भाषा परिवार है, इस भाषा परिवार में 14 भाषाएं, 10 भाषा परिवार आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार, या जिसे कहते हैं भारत यूरोपीय। भारत यूरोपीय। दूसरा है आपका द्रविड़ परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है काकेसी। काकेसी भाषा परिवार। और चौथा आपका है
बोरोसस्की, बोरोसस्की भाषा परिवार। और पांचवा भाषा परिवार है ओराल अल्ताई, ओराल अल्ताई। छठवा भाषा परिवार है चीनी। सातवां भाषा परिवार है जापानी कोरियाई, जापानी कोरियाई। आठवां भाषा परिवार है अत्युत्तरी। क्या हुआ बच्चे? छठवें नंबर पर है चीनी। फ्रांसली प्रज्ञान, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, अभी आप ऑफलाइन में ही पढ़ लो। अत्युत्तरी को कहते हैं हाइप इजबोरी। और नौवा आपका है बास्क, बास्क। और 10वां है सामी हामी, सामी हामी परिवार। अब बात करते हैं अफ्रीका भूखंड। तो अफ्रीका भूखंड में कितने परिवार हैं आपके? 3। नंबर 1 सुदामी, नंबर 2 पंतु, और नंबर 3 आपका आता है होते तो, हो ते होन- तोत, होते तोत पुस्मैनी, पुस्मैनी। काम करो, इसको यहाँ लिख लो, होते तो पुस्मैनी। और आपका अगला है प्रशांत महासागरीय। तो प्रशांत महासागरीय के पहला भाषा परिवार है मलय, मलय पॉलिनेशिया, मलय पॉलिनेशियाई। दूसरे नंबर पर आता है आपका पापुई। और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन। और चौथे नंबर पर है दक्षिण पूर्व एशियाई। और इसमें तो एक ही आपका आता है अमेरिकी भाषा परिवार, अमेरिकी परिवार। बनाइए फटाफट से। देखो, आकृति मूलक की हमने बात कर ली थी। भौगोलिक या पारिवारिक मूलक में कितने भागों में वर्णित किया? 4 भागों में। यूरेशिया या यूरोपेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, और अमेरिकी भूखंड। इसमें टोटल जो भाषा परिवार है वो कितने हैं? 14। 10 किसके अंतर्गत आते हैं? यूरेशिया के अंतर्गत। 3 किसके अंतर्गत आते हैं? अफ्रीका के अंतर्गत। और 4 किसके अंतर्गत आते हैं? प्रशांत महासागरीय। और 1 आता है अमेरिकी परिवार के अंतर्गत। इतनी सी बात समझ में आ रही है? लिखिए फटाफट से।
लिख लिया? चलिए कुछ नोट पॉइंट लिखिए भाषा पारिवारिक मूलक भाषा परिवार के वर्गीकरण के संबंध में। देखो जो भौगोलिक वर्गीकरण था या जो पारिवारिक मूलक वर्गीकरण था, इसमें विभिन्न विद्वानों के बहुत सारे मतभेद थे। यानी इन्होंने संख्या को लेकर मतभेद थे, किसी ने कहा 100 है, किसी ने कहा 13 है, लेकिन निर्विरोध रूप से 14 माने गए, जो कि 14 हमने पढ़ लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से है। तो भोलानाथ तिवारी, नाम लिख लीजिए, भोलानाथ तिवारी ने बहुत अच्छे भाषा विज्ञानी है भोलानाथ तिवारी, और इनके अलावा एक और नाम आता है विलियम विलहेम फॉन हिमबोल्ट हिमबोल्ट। इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 13। और एक और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है फ्रीडिस फ्रीडिस म्यूलर। इन्होंने कहा 100 है, और जो सर्वमान्य मत है वो माने जाते हैं 14। यानी जो पारिवारिक मूलक वर्गीकरण की बात हो रही थी वो कितने आधार, किन लोगों ने अलग अलग, भोलानाथ तिवारी ने बताया 13, फ्रीडिस म्यूलर ने बताया 100, लेकिन जो सर्वमान्य और निर्विरोध रूप से माने गए वो कितने माने गए? 14। और उन्हीं 14 का वर्गीकरण हमने अभी पढ़ लिया। इतनी सी बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो है भारोपीय परिवार की, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? भारोपीय भाषा परिवार। तो उसको और नोट कर लीजिए फटाफट से। जो भारोपीय भाषा परिवार था, भारोपीय भाषा परिवार को 2 भागों में बांटा गया। सतम, इसकी 2 शाखाएं हुई, सतम वर्ग और कैंतुम वर्ग, केतुम वर्ग। सतम वर्ग में 4 आते हैं आपके। सबसे पहले आपका आता है भारत ईरानी, दूसरा आता है बाल्टो, स्लाविक, और तीसरा इसमें जो भाषा है वो है आर्मीनी, और चौथी भाषा है आपकी अल्बानी। और कैंतुम में आपके आते हैं 10, जर्मानिक, ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है जो कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। फटाफट से नोट कर लो। भारत में कुल 5 भाषा परिवार हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो बोली जाती है 70 लगभग 73% भाषा वो भारोपीय बोली जाती है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? भारोपीय को 2 भागों में बांटा, सतम और कैंतुम, और उसको भी सतम में 4 पार्ट है, यानी 4 भाषाएं आती हैं, 4 प्रकार की भाषाएं आती हैं, और कैंतुम में 10 प्रकार की आती हैं। तो नोट कीजिए फटाफट से। जर्मनिक, केल्टिक, तीसरे नंबर पे ग्रीक, और चौथी है तोखरी, हिटाइट, और आपकी
इटालिक। भारोपी परिवार की कुल भाषाएं कितनी है? 10, जिनको कितने भागों में बांटा? 2 में, सतम और कैंतुम। सतम में कितने आते हैं? 4, और इधर कितनी है? 6। बेटा नंबरिंग गलत है, भाषाएं सही है, ध्यान से देखो। 6 हो गई, आए ना। और ये भारोपीय भाषा परिवार हमने किस आधार पर लिया था? पारिवारिक या भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर। तो भारोपी के 2 भागों में बांटा गया, सतम और कैंतुम। सतम में 4 हैं और कैंतुम में 6 भाषा परिवार हैं। और जो लोगों ने इतना लिख लिया वो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, भारत में वर्णित भाषा परिवार। पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, या भारत में कुल कितने भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। नोट कर लिया? चलिए फटाफट से हेडिंग डालो। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में भाषा परिवार। और कितने हैं? 5। सबसे पहले भारोपीय, जो कि आप पढ़ चुके। दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रो एशियाटिक। चौथा है आपका चीनी तिब्बती, और 5वां है अंडमानी। भारोपी को 2 भागों में बांटा, पहले ही बता दिया। द्रविड़ में जो भाषा परिवार आपके आते हैं वो भारत में 4 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, यानी ये तो हमारी 2 भागों में बटी, किस किस में? सतम और कैंतुम। इसकी भाषाएं हमने पढ़ ली, कौन कौन सी हैं। अब इसको जो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछी जाती है, द्रविड़ भाषा परिवार, कई बार पूछ लेता है वनडे टेस्ट में भी, लेखपाल वगैरह में भी और पुलिस में भी, कि द्रविड़ भाषा परिवार की भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो 4 हैं भारत में। सबसे पुरानी है तमिल, और तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिल नहीं पता कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। और कन्नड़ कर्नाटक में। और मलयालम बताओ भी, बताओ मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में। लिख दो, लिखो लो। देखो तमिल तो कहाँ है? तमिलनाडु, ये तो नाम से ही पता चल गया, ये पूछ लेता है एग्जाम में। और कन्नड़ आपकी कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। मलयालम कहाँ पर है? केरल में। और तेलुगु बताओ कहाँ पर है? कहाँ पर? अरे तेलंगाना से पहले क्या था भाई? एक बात बताओ, सबसे पहले तो आंध्रा था ना? आंध्रा फिर 2 भागों में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? किस किस में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो हम आंध्र प्रदेश ही लिखे लेते हैं केवल, उसी के 2 भाग क्या बटे। चाहो तो लिख लो, तेलंगाना भी लिख लो, वर्तमान में तो तेलंगाना भी है। अब अगली बात कहते हैं ऑस्ट्रो-एशिया। तो ऑस्ट्रो-एशिया में जो भाषाएं आती हैं आपकी, वो सबसे पहले आती है, जो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो है संथाली।
और इसके अलावा मुंडारी, आदिवासियों की भाषा के नाम सुने हैं। और इसके अलावा आती है भूमिज, और इसके बाद आती है खड़िया, खाने वाली नहीं जो बचपन में खाई होगी। यस मैम, वेरी गुड। अब ये बोली कहाँ कहाँ पर जाती है ये भाषाएं, यानी ऑस्ट्रो-एशियाई भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है अपने देश में? तो झारखंड, झारखंड में आदिवासी हैं या नहीं? इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, और आपका क्या आता है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब अगर बात करें चीनी तिब्बती परिवार की, तो चीनी तिब्बती परिवार में जो भाषाएं आती हैं वो भाषाएं हैं, सबसे पहले आती है आपकी नागा, मिजो, नाम से ही पता चल गया होगा कहां बोली जा रही है, महार, मणिपुरी, और इसके अलावा खासी, खासी नहीं, खासी, बोडो। देखो इसके लिए हम एक शब्द में लिख सकते हैं, इसमें कौन कहां बोली जाती हैं। ये बताओ 7 बहनें कौन सी राज्य हैं? 7 सिस्टर के नाम से कोई राज्य फेमस है? कौन कौन से? हाँ बिल्कुल, वही आपके कहाँ बोली जाती है। और ये नवीन भाषा है, ये आपकी बोली जाती है अंडमान, यानी इसमें अगर बात करो तो अंडमानी भाषा आती है, ग्रेट अंडमानी है, ग्रेट अंडमानी, लद्दाखी, और ये आपकी बोली जाती है अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेना कि इस भाषा का, ये भाषा किसने दी सबसे पहले? तो नवीन सोदा में एक प्रोफेसर हुई, प्रोफेसर अन्विता अब्बी, और ये आगरा की है सबसे बड़ी बात। पिछली बार ये जो भाषा है ये कुछ ही टाइम पहले आई है, 2013 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, तो बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कुल कितने भाषा, जो लास्ट ईयर हुआ है, कि भारत में कुल कितने भाषा परिवारों की भाषा है, तो पुराने परिदृश्य में ये 4 थे। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई और चीनी। तो ज्यादातर कैंडिडेट ने क्या किया था कि 4 अटेम्प्ट कर दिए थे, जबकि आयोग ने उत्तर क्या दिया था? 5, क्योंकि 5वीं जो भाषा परिवार है, जो कि मूल रूप से यानी जहां जिनका जन्म हुआ था वो अपने आगरा के पास, प्रोफेसर अन्विता अब्बी, उन्होंने एक भाषा विज्ञान में काम किया और एक नया भाषा परिवार दिया। उन्होंने कहा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बोली जाती है वो एक अलग भाषा है, हमारी सारी भाषाओं से अलग है, इसीलिए उसका नाम क्या होना चाहिए? अंडमानी भाषा परिवार। उसको एक डिफरेंट भाषा परिवार बनाया जाए जिसमें अंडमानी, ग्रेट अंडमानी और लद्दाखी भाषाएं बोली जाती हैं। तो फटाफट से आप लोग नोट कर लो। क्या हुआ सर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं, जो रिकॉर्ड हो रही थी वही है, बस ये समापन है, बस 5 मिनट में रिकैप करा के। और हाँ, ये कल गलत था, लिख लिया? अभी नहीं लिख पाए? फटाफट से लिखो। चलिए रिकैप कर लें एक बार। अंडमानी भाषा परिवार में 3 महत्वपूर्ण भाषाएं, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी और लद्दाखी। और ये बोली कहाँ जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप का नाम सुना है? वहां बोली जाती हैं। ये
छोटे से समूह में बोली, सबसे ज्यादा जो बोली जाती है ना, लगभग 73% पार्ट में जो बोली जाती है वो भारोपीय है, सबसे ज्यादा जो बोली जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप रिकैप कर लें एक बार। चलो 2 मिनट में रिकैप करते हैं कि आज की क्लास में क्या पढ़ा। आज जो सबसे पहली बात हुई हमारी, किसकी बात हुई? भाषा परिवार की। और भाषा परिवार किस संबंध में पढ़े? भाषा परिवार पूरे विश्व की भाषा परिवारों की बात हुई। तो पूरे विश्व में सामान्य क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कम से कम 25 से 30 बार, हर वनडे टेस्ट की बात कर रही हूं मैं, हर वनडे टेस्ट में पूछा गया कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो कुछ लोगों ने कहा 2796, कुछ ने अलग अलग संख्याएं भी दी, लेकिन सर्वमान्य मत ये कहता है कि 2796 से लेकर के 3000 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? 3000। उन भाषाओं को, यानी इन भाषा परिवारों को, 3000 भाषाओं को हमने 2 तरह के परिवारों में बांटा, आकृति मूलक, परिवार मूलक। आकृति मूलक वाक्य रचना के आधार पर थी और परिवार मूलक अर्थ के आधार पर थी, यानी वाक्य हम बना किस तरीके से और उसका सेंस शब्दों का किस तरीके से उस पे आ रहा है। आकृति मूलक को रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित भाषा भी कहते हैं। और इसका जो वर्गीकरण सबसे पहले किया था, यानी सबसे इंपोर्टेंट बात है, वो है प्रोफेसर सेलेगल ने किया था। पारिवारिक मूलक भाषा क्योंकि भौगोलिक परिदृश्य पर थी, इसीलिए इसको वंशानुगत, कुलात्मक या ऐतिहासिक या कुलाश्रित भाषा भी कहते हैं। इसके बाद हमने बात करी, अच्छा ये यहाँ पर समझाया था कि पद किसे कहते हैं, यानी पदात्मक भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद बात की आकृति मूलक परिवार को हमने कितने भागों में डिवाइड किया। तो आकृति मूलक परिवार को भाषा विज्ञानियों ने 2 भागों में बांटा, अयोगात्मक, योगात्मक। शब्द से पता चल रहा है, जहां चीजें जुड़ जाएं योगात्मक, जहां ना जुड़े वो अयोगात्मक। पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा है, तो जो अयोगात्मक भाषा परिवार है उन्हीं को एकाक्षरी स्वतंत्र स्थान भाषा या निअर्वयी भाषा भी कह देते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदामी, ये भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार में आते हैं। योगात्मक भाषा की बात करें कि योगात्मक भाषा 3 भागों में बंटती है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट का मतलब है जहां पर प्रत्यय की प्रधानता हो, यानी पूरे के पूरी भाषा में सबसे ज्यादा प्रधान कौन है? प्रत्यय। तो अश्लिष्ट वो जहां प्रत्यय प्रधान हो। अश्लिष्ट को 4 भागों में फिर डिवाइड किया गया, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। शब्द से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रत्यय पूर्व में जुड़ जाए वो पूर्व योगात्मक। और ऐसी भाषा विश्व में कौन सी बोली जाती है? तुर्की। जिसमें प्रत्यय मध्य में जुड़े वो मध्य योगात्मक, यानी कि आपकी जो भाषा है जुलू है, संथाली है या करफर जो भाषा है वो किस में जाती है? मध्य योगात्मक। अंत योगात्मक आपके भारत में बोली जाती है कन्नड़ भाषा, जिसके अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। पूर्वांत का मतलब है कि प्रत्यय पूर्व में भी जुड़ सकता है और अंत में भी जुड़ सकता है, और वैसी कौन सी भाषा है? मफोर। श्लिष्ट भाषा वे होती है जिसमें प्रत्यय की प्रधानता नहीं होती, लेकिन प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी घनिष्ठता होती है, संबंध बहुत गहरा होता है शब्द के साथ। इसको 2 भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब है कि जहां पर प्रत्यय शब्द के बीच में जुड़ जाए, मध्य में आ जाए। अंतर का मतलब अंदर और बहिर का मतलब बाहर। तो जहां अंदर जुड़ जाए वो अंतर्मुखी, जहां बाहर जुड़े, बाद में जुड़े, वो है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में को 2 भागों में फिर डिवाइड किया, वियोगात्मक, संयोगात्मक। जहां पर प्रत्यय को आप शब्द से समझो, जहां प्रत्यय को आप आसानी से हटा सको वो वियोग हो गया, और जहां आसानी से ना हटा सको वहां क्या है? संयोग है। तो वियोगात्मक में आपकी जो भाषा आती है वो आती है हिब्रू, और संयोगात्मक में आपकी भाषा जो आती है वो है अरबी। यानी अरबी भाषा की अगर प्रकृति पूछी जाए तो कैसी? अरबी भाषा संयोगात्मक, अंतर्मुखी, श्लिष्ट भाषा है, जो कि योगात्मक भाषा परिवार की, यानी आकृति मूलक की बात हम कर रहे हैं। बहिर्मुखी में वियोगात्मक, संयोगात्मक। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है आपके लिए ये, सबसे महत्वपूर्ण। वियोगात्मक में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। देखो प्रत्यय, जैसे हमने हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जैसे हमने मामा में एरा जोड़ा तो ममेरा बनाते हैं एक शब्द, मामा से एरा निकालना बहुत आसान है, ये वियोगात्मक है। अंग्रेजी की अगर बात करें, आईएनजी वगैरह जो प्रत्यय लगाते हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। और संयोगात्मक में आपकी आती है संस्कृत। प्रश्लिष्ट में क्या होता है कि प्रत्यय की प्रधानता नहीं है और ना घनिष्ठ है, बल्कि प्रधानता किसकी है? समास की। ये 2 तरह की होती है, एक होती है पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, यानी कि जहां पर समास पूरी तरीके से प्रधान है वो वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? पूर्णतः प्रश्लिष्ट भाषा। और जो भाषा जो बोली जाती है विश्व में वो कौन सी भाषा है? चेरोफी। आंशिक प्रश्लिष्ट कौन सी है? बास्क। यानी इसमें समास प्रधान तो है पर आंशिक रूप से प्रधान है। इसके बाद हमने बात की कि पारिवारिक मूलक भाषा, हमने आकृति मूलक बात कर ली। फिर 2 भाग पढ़े थे, पारिवारिक मूलक और आकृति मूलक, याद आ रहा है? सबसे पहले भाषा परिवार। आकृति मूलक 4 भागों में डिवाइडेड होती है,
यानी भौगोलिक क्षेत्र से यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय अफ्रीका। यूरेशिया में 10 भाषाएं बोली जाती हैं, 10 भाषा परिवार आते हैं। भाषाओं से मतलब क्या है? 10 भाषा परिवार, भारोपीय, द्रविड़, काकेसी, बुरुसस्की, उराल अल्ताई, इसके अलावा चीनी, जापानी, कोरियाई, अत्युत्तरी, बास्क और सामी हामी परिवार। अफ्रीका में आपके 3 हैं, सुदामी, बंतु, हौते तोतो और बुस्मैनी। प्रशांत में महासागरी में आपके 4 आते हैं, मलय, पोलिनेशियाई, पापुई, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण पूर्वीयाई। अफ्रीका भूखंड में अमेरिका भूखंड में अमेरिकी आते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आपकी संख्या, आपको संख्या याद होनी चाहिए। यानी कि वो आपसे पूछेगा यूरेशियाई भाषा परिवार में कितने भाषा परिवार आते हैं? 10। अफ्रीका भूखंड में कितने भाषा परिवार हैं? 3। प्रशांत महासागरीय भूखंड में कितने? 4। और अमेरिकी भाषा परिवार में 1। इसके अलावा हमने बात की जो भौगोलिक परिदृश्य में उसमें कई विवाद आए, तो विवादों में सबसे पहले भोलानाथ तिवारी की बात करें या विल्हेम फॉन ह्यूमलेट की बात करें तो उन्होंने कहा कि 13 भाषा परिवार हैं, लेकिन फ्रीडिस म्यूलर ने कहा कि 100 है, लेकिन सर्वमान्य मत से हमने 14 माने जाते हैं। भारोपीय सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत में बोली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, जिसको 2 भागों में बांटा, सतम और कैंतुम। सतम में कितने हैं? 4। कैंतुम में कितने हैं? 6। अगर आपसे पूछ ले कि भारोपीय भाषा परिवार में कुल कितनी भाषाओं की शाखाएं तो कितनी है? 10। इसके अलावा हमने बात की कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवार हैं, तो 5 बोले जाते हैं। याद रखना, 4 जवाब नहीं देना, ये पुराने रिसर्च थी कि 4 है, अब कितने हैं? 5। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रेलियाई, चीनी, तिब्बती और अंडमानी। इसमें क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अंडमानी जो भाषा परिवार है वो किसने बताया सबसे पहले, तो प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने बताया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहे कि 7 बहनें राज्य में कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है तो कौन सी है? चीनी तिब्बती, और उन्हीं 7 राज्यों में अधिकांशतः बोली जाती है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।